हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो? तो आज हम लोग क्लास 10th का गोधुली हिंदी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि गद्य खंड में आता है ना। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। यानी कि लेखक परिचय भी पढ़ने वाले हैं और जो कहानी जो बताया गया है चैप्टर में, जो निबंध है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अच्छे पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है गोधुली हिंदी जो आप देख रहे हैं, उसका जो पहला चैप्टर है और ये है गद्य खंड, ठीक है। ये है गद्य खंड, ठीक है ना। तो गद्य खंड में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन, इसका मतलब पहले समझते हैं। श्रम मतलब मेहनत होता है और उसका बंटवारा, और जाति प्रथा। तो हमारे समाज में ना जो जाति बना है, जात जो बन गया है, कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, ये श्रम के विभाजन के आधार पर जाति में बंटवारा हो गया है ना। आज कोई लोहार कैसे कहला रहा लोहार? क्योंकि वो शायद वो उनका खानदान शुरू से लोहा का काम करते आए और वो उसी जात के बनकर रह गया, है कि नहीं। क्योंकि धरती पे तो सब इंसान ही है, सब एक ही भगवान के जो सब बंदा है कि नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक तो धर्म में तो बट रहे हैं, लेकिन जात में जो बट रहे हैं वो श्रम के विभाजन की वजह से बट रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत खतरा है, सही नहीं है। अब कहीं कहीं पे देखने को मिलता है भाई कि है कुम्हार है और चमार के साथ तालमेल नहीं है लोहार यादव के साथ तालमेल नहीं, अलग अलग। तो ऐसे हमारे समाज को नुकसान होता है। तो पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले ध्यान से चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले समझते हैं भाई इसके जो लेखक के बारे में बात करते हैं। इसके लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसके जो है लेखक है। याद कर लीजिएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो हमको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ना है। उसकी पैदाइश कब हुई, उसका जन्म, उसकी मृत्यु, उसके माता का नाम है ना, उसके पिता का नाम है ना, वो उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को इनकी जो है पैदाइश हुई, इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? महू में इनका जन्म हुआ। महू में, महू पड़ता है मध्य प्रदेश में। वैसे अभी जो है महू जो है मध्य प्रदेश में है, पहले यही महू महाराष्ट्र में था, और महाराष्ट्र से ही मध्य प्रदेश कट के अलग हुआ है, अलग राज्य बना। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश कट के अलग हुआ, गुजरात भी अलग हुआ। तो वो जो महू वाला एरिया है ना, वो अब आ गया मध्य प्रदेश में। तो आपको एग्ज़ाम में परीक्षा में रहेगा इनका जो जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो रहेगा महू मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश ठीक लगाइएगा। एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ। दलित परिवार, दलित समझते हैं हमारे समाज में। आज देखिए हिंदुस्तान में सबसे कमज़ोर, सबसे मतलब पुअर माना जाता है दलित परिवार, उसी में इनका जन्म हुआ था। उन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा और अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से माना जाता है। आज हम लोग जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो इतना जान रहे हैं, तो इसको किस लिए जानते हैं? मानव मुक्ति के पुरोधा, मतलब मानव को बहुत से बंदिशों से अलग कराया है, मानव को मुक्ति दिलाया है कि तुम यही तक नहीं हो, तुम आगे भी बढ़ो। तुम्हारा काम केवल लोहा ही बनाने नहीं है, तुम आईएएस भी बन सकते हो, है ना। तुम्हारा काम सिर्फ मोची सीना नहीं है, जूता ही सीना नहीं, तुम ऑपरेशन भी कर सकते हो। तो ये मानव को मुक्ति दिलाया। इनके थ्योरी से, इनकी बातों से हमारे समाज में जागरूकता फैला है। इसलिए बोला गया मानव मुक्ति के पुरोधा और समय के सबसे, मतलब उस समय के सबसे सुपठित जनों, मतलब सबसे बेहतर इंसान इनको जाना जाता है। क्लियर है? प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क अमेरिका और फिर लंदन जो है इंग्लैंड से उच्चतर शिक्षा प्राप्त की। तो इन्होंने पहले प्राथमिक शिक्षा हासिल की, प्राइमरी एजुकेशन जो हासिल की। और आप पूरी कहानी पढ़ेंगे इसके बारे में तो बहुत तरस आएगा। और भाई इनके जैसी जो गरीबी, मजबूरी कहाँ से झेल पाइएगा। एक तो होता है ना भाई, पैसा नहीं तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनको पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, फिर भी इन्होंने जैसे भी करके पढ़ाई किया। और पढ़ाई किया तो ऐसा पढ़ाई किया कि दुनिया देखते रह गई।
हमारा हिंदुस्तान का, हमारा भारत का संविधान ही बदल दिया, संविधान ही बना दिया, नया संविधान। और ऐसा संविधान जो भारत में हर नागरिक के लिए समान अधिकार देता है, हर एक चीज़ बना दिया। तो ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो खैर बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहानी कभी पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा कि इनका बचपन कैसे गुजरा है, लेकिन बहुत कठिन से गुजरा, इतना जान लीजिए। अभी आपको जितना आसानी से पढ़ ले रहे ना, पैदा हुआ बच्चा, घर में माहौल ठीक सब बढ़िया है, स्कूल भेज दिया, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सब बढ़िया है, कोई मना नहीं कर रहा है। उस समय पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, गरीबी तो छोड़िए, पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो खैर जैसे भी करके उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट किया। उन्होंने फिर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, है ना, न्यूयॉर्क में गया। अब देखिए बड़ौदा जो यूनिवर्सिटी होता है, बड़ौदा स्टेट के माध्यम से उनको मिला स्कॉलरशिप, और उसी स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका गया और लंदन में हायर एजुकेशन मतलब उच्चतर शिक्षा प्राप्त की। आज के समय में सोचना पड़ेगा अमेरिका में जाके पढ़ाई करने के लिए, एक आम मिडिल क्लास के लोगों को भी सोचना पड़ेगा आज के समय में, अमेरिका में जाकर पढ़ाई करें, लंदन में जाकर पढ़ाई करें, बोलिए है कि नहीं ऐसा। लेकिन सोचिए उस समय 1891 में पैदा हुए हैं, 1900 कुछ समय होगा, 1917-18, उस समय जाके लंदन में अमेरिका में पढ़ाई, लंदन में अमेरिका में जाकर पढ़ाई किए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उन्होंने अनुवाद के जरिए संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक मांडव पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। तो अनुवाद के माध्यम से जो संस्कृत की जो धार्मिक किताबें थी, है ना, और जो पौराणिक किताबें थी, वैदिक किताबें थी, जो बोलते हैं ना वैद जो होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उन सारी किताबों को पढ़ा, ट्रांसलेट किया अलग अलग ज़बानों में, लोगों को समझाया, जागरूक किया। क्योंकि हर लोग तो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं ना, बहुत लोग को आता ही नहीं पढ़ने के लिए, कुछ को आता है, बहुत लोग को नहीं आता है। तो उनको समझाया और जो है कि मौलिक जो मूल अधिकार होता है जनता की ना, उसको जो है बताया। वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता मानकर उभरे। अब सोचिए भाई, इतने एक आदमी इतना बेहतरीन से अपना जीवन को सजाया, इतना बेहतरीन से पढ़ाई किया, उसको मीमांसक बोला गया। एक स्टडी का नाम है ये, विधिवेत्ता मतलब वकील है ना, इन्होंने वकालत भी की थी, तो बेहतर वकील भी माना जाता है। अर्थशास्त्री भी इनको बहुत बेहतरीन माना जाता है। समाजशास्त्री, समाज को सुधारने वाले ही माना जाता है। शिक्षाविद, एजुकेशन के मामले में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो धर्म दर्शन, धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताया। तो मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन लेवल के जानकार इंसान थे हर एक फील्ड में। ओके, तो स्वदेश में उन्होंने कुछ समय वकालत भी किया, वही लंदन में वकालत भी किया। अब आइए सामाजिक और राजनीतिक योगदान, इनका सामाजिक योगदान क्या किया, इन्होंने समाज को क्या दिया और राजनीतिक में इन्होंने क्या अपना कदम बढ़ाया, ये देखते हैं। ओके, तो देखिए बोला गया उन्होंने समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई, बहुत एक्टिव। आजकल देखा जाए समाज जो हमारा, अभी जो हमारा समाज जो है, सुसज्जित समाज हमारे पास जो है, वो जो देख रहे हैं हम, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब का दिया हुआ है। अगर ये ना होता तो शायद समाज में जो आज जो अनुसूचित जाति है, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब पिछड़ा जाति, आज वैसी पिछड़े रहता। और आज के समय में देखिए पिछड़ा जाति भी भारत के राष्ट्रपति बनी हुई है कि नहीं। पिछड़ा जाति के लोग हैं तो फिर ऊंचा ऊंचा पोस्ट पे हैं। क्यों, ये कैसे हुआ? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हुआ है। ठीक है ना। उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो उस जमाने में भाई महिलाओं का भी कोई अधिकार नहीं था, है ना। अछूत बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अछूत, छुआछूत जिसको बोलते हैं। पढ़िएगा इसके बारे में कि बचपन में जब पढ़ने जाते थे तो स्कूल के शिक्षक जो उनको पढ़ाते नहीं थे बगल में बैठा के, यहाँ तक कि शिक्षक, स्टूडेंट तो नफरत करते थे, शिक्षक भी नफरत करते थे। एक ही प्लेट में खाना नहीं खाने देते थे, एक ही कुआं से पानी नहीं पीने देते थे। यहाँ तक कि हद हो गया कि उसको अपने क्लास में भी नहीं बैठाते थे, क्लास के बाहर बोलते थे बैठे के लिए। इतना सारा नफरत था, छुआछूत, छू लेंगे तो। लेकिन दूसरी बात समझिए कि उन्हीं लोगों का जो काम कौन करता था, ये अछूत लोग काम करता था। झाड़ू देना, घर पोछा करना, है ना, गंदगी को साफ करना, कौन काम कर रहा? अछूत लोग ही काम कर रहा, उसी का काम कर रहा जो नहीं मान रहा, जो इसको अपने पास नहीं बुला रहा। ठीक है, तो वो अछूत हो गया। स्त्री, मजदूर, ये सब का जो अधिकार होता है ना, उसको दिया समाज में। आज स्त्रियों का जो अधिकार है, जो मजदूरों का अधिकार है,
जो ओबीसी एससी एसटी का जो अधिकार है आज बाबा साहब के देन पर है। उनके चिंतक व रचनात्मक के मुख्यतः कौन है? 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है ना, गौतम बुद्ध हुआ है ना, यानी कि बोलते ना रचनात्मक, चिंतक व रचनात्मक, जैसे बोलते ना आपका आइडियल कौन है, इनका आइडियल पर्सन कौन था? गौतम बुद्ध है ना। अब बुद्ध धर्म को स्वीकार भी इन्होंने किया था, कबीर दास और ज्योतिबा फुले, ये 3 व्यक्ति इनके जो है आइडियल पर्सन थे। ठीक है, हर लोगों का किसी कोई ना कोई आइडियल पर्सन होता है जिसकी पैरवी करता है, जिसके रास्ते पे चलता है ना। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका व एकनिष्ठ संपर्क के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा था। तो भारत का जब संविधान निर्माण करने का जब समय आया तो चूंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे भाई, उस समय भारत के में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। काफ़ी पढ़े लिखे थे, मतलब काफ़ी, कई ज़बानों के मालिक थे, कई भाषाएँ इनको आती थी। तो जब संविधान बनाने की जब बारी आई है ना, आंदोलन में भी इन्होंने साथ दिया बहुत सारा, तो संविधान बनाने की जब बारी आई तो इनको जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। जब संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया इनको, मतलब सबसे मेन सुप्रीम प्रेसिडेंट बनाया गया। तो कानून की समझ इनके पास बहुत ज़्यादा थी और फिर इन्होंने बहुत सारा, हालांकि केवल यही नहीं बाकी और भी लोग थे कानून बनाने में, लेकिन इनका योगदान बहुत ज़्यादा था। इसीलिए बोला गया भारतीय संविधान के निर्माता। सवाल पूछा जाएगा प्रश्न में कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? हमारे भारत के संविधान को बनाने वाला कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। हालांकि बहुत लोगों ने बनाया है, लेकिन सबसे मुख्य योगदान जो बोलते हैं ना, इनका रहा था। उनका निधन हो गया था 1956 में, इनका निधन हो गया था, दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो ये हो गया राजनीतिक। अब देखिए, याद कीजिए 1956 में इनका निधन हो गया था और 1891 में इनका जन्म हुआ था। अब इसकी कुछ रचनाएं समझते हैं। इन्होंने कई सारी किताबें, केवल पढ़ाई में ही नहीं था, केवल इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, कई सारी किताबें। देखिए यहाँ पे बोला गया बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? भाषण भी है। द कास्ट इन इंडिया एक किताब का नाम है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ठीक है, अंग्रेजी किताब है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये सब इनकी किताब का नाम, पुस्तक का नाम है। द अनटचेबल्स है ना, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। सोचिए, इंग्लिश की किताब है, ये सब इंग्लिश भाषा में है, चूंकि नाम में ही इंग्लिश है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, देख रहे हैं, हु आर शूद्राज, द अनटचेबल, हु आर दे। किताब का नाम ही अंग्रेजी में है, तो जाहिर सी बात किताब के अंदर जो बातें वो भी अंग्रेजी भाषा में होगी। तो सोचिए कितना नॉलेज वाले व्यक्ति थे, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो भाई देखिए, पढ़ने का ना जुनून होना चाहिए आपके अंदर। परेशानियाँ सबके पास है ना। और आज हमारे पास क्या परेशानी है? पैसा की कमी होता है, लेकिन आज के दौर में पैसा भी बाधा खत्म हो गया है कि नहीं। बहुत कम फीस में आपको फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। अब अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में तो 1 रुपया नहीं लगता है, रिचार्ज का तो पैसा लगेगा। अच्छा से पढ़ना है तो अच्छा से अच्छा पढ़ाई भी आपको बहुत चीप एंड बेस्ट में मिल जाता है ना। एक से एक टीचर है, खान सर का नाम सुने होंगे, फिजिक्स वाला का नाम सुने होंगे, है ना। हमारे पास भी आई यूट्यूब में, हम भी पढ़ा रहे हैं। तो भाई बहुत मिनिमम फी में। अब आजकल के दौर में अगर कोई कंपल्सन निकालेगा, मजबूरी निकाले, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एकदम, मेरे माँ बाप गरीब है, मेरे पिताजी हल चलाते हैं, है ना, मेरी माताजी बर्तन धोती है, तो आप उस कंडीशन में भी पढ़ सकते हैं। सोचिए ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कंडीशन, उनको तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। और एक बात बताऊं, जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक जब पास किए थे ना, तो उस समाज के लोग, इनके दलित समाज के लोग एक समारोह किया, इनको प्रोत्साहन किया, हौसला अफजाई किया, हौसला दिया उसको ताकि आगे बढ़े। क्योंकि उस समाज में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा वही था। मतलब बाबा साहेब के एज वाले जितने सारे बच्चे होंगे वो नहीं पढ़ाई किए होंगे, क्योंकि उनके पास उतनी औकात नहीं, हैसियत नहीं, प्लस हौसला भी नहीं होगा। अब इनके पीछे राज है, इनके पिताजी जो है फौज में भर्ती थे, तो थोड़ा इनको सपोर्ट मिल गया, क्योंकि फौजी लोगों के बच्चों को फ्री में स्कूल पढ़ाने का अनिवार्य करता है कि भाई जो फौजी है वो अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाना है। बस यही इनका एक टर्निंग पॉइंट रहा
अगर ये नहीं रहता, इनके पिताजी इनके दादाजी फौज में नहीं रहते तो शायद ये भी नहीं पढ़ पाते। हालांकि 14 भाई बहन थे। कितने थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 14 भाई बहन थे। इनको प्यार से भीमा बोला जाता था। 14वें नंबर पे ही थे, सबसे छोटे। इनकी माँ का भी इंतकाल हो गया था बचपन में, छोटे से। इनकी जो है बड़ी बहन ने देखभाल, इनकी फूफी ने देखभाल किया। समझाया? तो भाई इतना कंडीशन में होते हुए भी इन्होंने पढ़ाई किया। और जो सोचिए, मतलब बोल नहीं सकते, डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं इनका, इतनी बेहतरीन नॉलेज वाले इंसान। अब समझ सकते, संविधान को रचने वाला। और किताब का नाम देखिए हुआ, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी किताब से तो लिया गया, जो निबंध पढ़ेंगे। हिंदी में उनका संपूर्ण वाड़मय भी हिंदी में आया है। कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाड़मय के नाम से एक हिंदी में एक किताब है, वाड़मय नाम का किताब, जो कि 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। 21 पार्ट में एक किताब छपा। आगे है प्रस्तुत पाठ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब देखिए, जो हम कहानी जो हमारे किताब में जो दिया, चैप्टर दिया हुआ है, वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जो पुस्तक है ना, इसी पुस्तक से लिया गया कहानी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो भाषण है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। वो जो भाषण है इसी में लिखा हुआ है। तो एक बार भाषण दे रहे थे और उसी भाषण में जो जो बातें बोला वो यहाँ पे छपा हुआ है। प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण है। अब देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो अंग्रेजी में है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंग्रेजी का नाम है ना, कि इंग्लिश में नाम है। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। किसने किया ट्रांसलेट? ललय सिंह यादव। याद कीजिएगा, ललय सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद किया है ना। और नाम क्या रखा? देखें, जाति भेद का उच्छेद से संपादन के साथ लिया गया है ना। तो ये वह इसको हिंदी में अनुवाद किया और हमें जो है बताया गया। यह भाषण कहाँ हुआ था? ये जो भाषण था ना, जो अनुवाद किया गया, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण का नाम था। मतलब एक ऐसा समारोह का नाम था कि जाति पात को तोड़ा जाए, जात पातें मत बटो, जात पात खत्म करो, तभी हमारा भारत विकास हो पाएगा। ठीक है। तो ये हुआ था लाहौर में। उस समय भारत पाकिस्तान सब था, एक था। लाहौर में वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 में। याद करेंगे, 1936 में हुआ था। अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। आयोजकों की क्रांतिकारी दृष्टि से पूर्णतः सहमति ना बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका। तो एक्चुअली हुआ क्या कि समारोह होना था लाहौर में 1936 में, जाति पाति तोड़क मंडल, लेकिन जो है किसी कारण से वहाँ पे भाषण वाला मतलब समारोह नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया तो पढ़ा भी नहीं गया। तो उसी को हम हमारे सामने पेश किया गया। क्योंकि जो भी जब कोई भी नेता जब भाषण देते हैं ना, तो उसके पास पहले प्रॉपर तरीके एक खाका बनता है, एक प्रारूप बनता है ना। पहले लिखा रहता है कि हाँ क्या क्या बोलना है। अब देखते हैं ना, मोदी जी आते हैं तो देखते हैं, संसद में देखिए कोई बोलते हैं तो पेपर लेके बोलते हैं, क्योंकि क्या बोलना है वहाँ पे एक एक शब्द का माना है। एक शब्द उल्टा बोल दे, गलत बोल दे तो लेके पीछे पड़ जाएगा, अरे गलती बोला, इतना बड़ा नेता है ना। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी भी देखिएगा, बड़े बड़े जो नेता जो पढ़ा लिखा है वो भी देखिएगा तो पहले से लिख करके लाएगा, कॉपी में मंथन करके आएगा पेज में और पढ़ेगा, बताएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए इनका भी भाषण भी लिखा गया, लेकिन पढ़ा नहीं गया था। तो हमारे सामने यहाँ पे हाजिर। बाद में बाबा साहब ने इसे एक स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। बाबा साहब ने भी बोला ठीक है, इसको एक किताब ही बना दिया जाए। अब आते हैं जाति प्रथा की आलोचना, आर्थिक। और इसमें बातें क्या बताएगी? नाम में पता चला श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो शुरू में मैंने बताया था कि जाति में जो बंटवारा हुआ ना, वो श्रम मतलब मेहनत की वजह से। कोई जूता चप्पल सी रहा, कम मेहनत है तो उसको मोची बोल दिया गया। अब मोची उसका खानदान बन गया, उसका जात ही मोची बन गया। कोई खूब मेहनत कर रहा, लोहा चला रहा है ना, लोहार बना रहा, खूब मेहनत कर रहा, लगा रहा ताकत, उसको लोहार बोल दिया गया। अब माइंड ऐसा सेट हो गया कि लोहार है, ये मोची है, लोहार और मोची नहीं मिल सकता है, समझ रहा, ब्राह्मण यादव नहीं मिल सकता, ऐसा माइंड सेट हो गया शर्म की वजह से, है ना। और जो पढ़ा लिखा इंसान था पूजा पाठ करने लगा, ब्राह्मण कहला गया, है ना। तो इस तरह से जो है जाति जो बढ़ गई। और आज भी हमारे भारत में देखिए बहुत सारी जातियां हैं और आज भी नफरत है। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी नफरत है, कहीं ना कहीं दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
बाबा साहब ने क्या बताया हम समझते हैं। लेख में अंबेडकर भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशेष संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर विचार करते हैं। तो जो भी मध्य युग में जो भी जाति प्रथा वगैरह चल रहा था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। जाति प्रथा का मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो बोला कि जाति प्रथा एक ऐसी चीज़ है ना कि एक माइंडसेट हो जाता है कि हम लोहार हैं तो हमारा बेटा भी लोहार बनेगा, हमारा पूरा खानदान लोहा वाला काम करेगा, कोई और नहीं कर सकता है, कोई दूसरा जात नहीं कर सकता। जैसे कि ब्राह्मण है तो पूजा पाठ खाली ब्राह्मण ही करेगा। अब माइंडसेट हो गया कि जो पंडित होगा वो ब्राह्मण होगा, हालांकि ऐसा है नहीं। यादव भी अगर अच्छा सा नॉलेज हासिल करे, पढ़ाई करे तो भी पूजा पाठ कर सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे माइंड सेट हो गया भाई, नहीं यादव कैसे बनेगा, चमार पंडित कैसे बन जाएगा, नहीं देंगे बनने, ऐसा माइंड सेट बना हुआ है। तो वही बोला गया कि ये जो है ऐसा होने से क्या होता है, निष्क्रिय बना देती है। अब मान लीजिए सपोर्टेड मान लीजिए कि आप है एक एकदम छोटे जाति से, मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी जाति छोटे जाति से, एकदम छोटे जाति से, और आपके पिताजी बहुत छोटा काम कर रहे हैं, मतलब चाहे कि बैल किसानी कर रहे हैं या तो फिर मान लीजिए कि मोची वाला काम कर रहे हैं या कुम्हार का काम कर रहे हैं या तो फिर लोहार का काम कर रहे हैं, और आप सोच रहे कि हमें आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है। उस समय में ये नहीं था कि भाई तुम्हारा बाप कुम्हार है तो तुम भी कुम्हार बनोगे, तुम्हारा बाप हड़िया बना रहा है मिट्टी का तो तुम भी वही बनाओ, उसको मौका नहीं मिलता था। तो ऐसे में क्या होता था, अब भाई उसके अंदर अगर ताकत है, सलाहियत है ना, क्षमता उसके अंदर है कि हम आईएएस का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, हम डॉक्टर वाला एग्ज़ाम निकालेंगे, बन सकते हैं, तो बिल्कुल बनिए। लेकिन ऐसा जात में बट गया तो लोगों को माइंड सेट हो गया कि नहीं, कि हम नहीं, अब माइंड सेट हो गया कि हम कुम्हार है तो हम कैसे बनेंगे आईएएस, नहीं बन पाएंगे। ऐसे लोगों में माइंड सेट हो गया और निष्क्रिय बना दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। समझ में आया। तो इसी को ख़त्म किया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। और आज हमारे समाज में देखिए कौन लोहार, कौन कुम्हार, कोई आईएएस बना हुआ है, कोई डीएसपी बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे भारत के राष्ट्रपति बहुत एकदम नीचे जात की आती है कि नहीं। तो जात पात वो ख़त्म करो और क्षमता देखो, जिसके अंदर क्षमता होगा वही आगे बढ़ेगा, है कि नहीं जी। यह भारत में बेरोजगारी और एक प्रमुख का प्रत्यक्ष कारण है। देख, तो हमारे भारत में जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही बन जाता है। अब भाई कोई आदमी लोहार है, अब लोहा का काम उतना नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी बेटा को लोहारे वाला काम करना पड़ेगा, तो घर में बेरोजगारी रहेगा ना। और उसके अंदर सलाहियत है, क्षमता है उसके अंदर कि हम रेलवे का एग्जाम निकाल ले पढ़ करके, लेकिन नहीं, वो तो मजबूर है कि हम लोहार हैं, हम कैसे बने। तो ऐसे में बेरोजगारी फैल रहा, ठीक है। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तो बोला जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। हम चाहते हैं भाई हम डॉक्टर बने, लेकिन जाति प्रथा बोलता नहीं, तुम कुम्हार का बेटा हो ना, कुम्हारी वाला काम करो, तुम चमार का बेटा हो ना, वही काम करो, तुम पासी हो ना, पासी वाला काम करो। तो जाति प्रथा में ऐसा होता है कि आपको स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, आप अपने इच्छा के अनुसार से कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसको खत्म करना होगा, है ना। और इसमें व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत की रुचि का कोई महत्व नहीं होता है। तो श्रम विभाजन में, जाति प्रथा में क्या होता है, अपना पर्सनली कोई रुचि है, इंटरेस्ट है कोई काम करने का, तो इस पर कोई जितना रुचि रखिए। आप श्रम विभाजन जाति प्रथा के अगर के अंदर में आ रहे हैं, आपके एरिया में अगर जाति प्रथा चल रहा है, तो भाई आप वो अपने ही जात में रह पाइएगा, है ना। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। तो बहुत लोग ऐसा होता है भाई, अब माने कि बाप कुम्हार है, अब बेटा को इच्छा है कि हमको बनना है डॉक्टर, लेकिन क्या करें, मजबूरी में उसको कुम्हार वाला काम करना पड़ रहा। किस लिए, जाति प्रथा को, ऐसे, है ना। ऐसी स्थिति टालू काम करने, कम काम करने और कुशलता प्राप्त ना कर पाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, आपका मन करेगा हम डॉक्टर बने, लेकिन ज़बरदस्ती मोची का काम करना पड़ रहा है। आपको मन करे हम पढ़ करके कुछ बने, लेकिन ज़बरदस्ती आपको वही काम करना पड़ रहा, कुम्हार वाला काम करना पड़ रहा, तो मज़ा आएगा नहीं, आएगा ना, फिर हमारा समाज विकास नहीं कर पाएगा। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक है। तो जाति प्रथा बहुत ही हानिकारक है आर्थिक रूप से भी।
अब लोकतंत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, ये समझते हैं हमारे भारत के लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहता है यह आलेख जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्थास्कर प्रकृति एवं एक संप्रभात विविधता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो ये जो जाति प्रथा है ना, एक विषमता पूर्वक समाज बनाता है, समाज को बांट दे रहा है ना। आज देखिएगा ना, आपके गांव में, एरिया में देखिएगा, कोई कुम्हार है तो कुम्हार, एक साइड कुम्हार का घर खाली भरा हुआ, अब बीच में मैदान है, रास्ता है, इधर फिर यादव का है। मतलब आप भी देखिए, अभी के समय तो ऐसा हो गया भाई कि अगर एक तरफ पूरा बस्ती है तो पूरा बस्ती ब्राह्मण का ही बस्ती है पूरा, है ना, क्या बोलते हैं, और भी आता है बहुत सारा कास्ट, यादव है, अलग अलग है, कोई चमार तो एक साइड पूरा चमारे के घर है, ऐसा बटा हुआ है समाज। तो समाज क्या हो रहा, विषमता पूर्वक समाज में विभिन्नताएं आ गई हैं। किसके कारण आया, जाति प्रथा। यह आलेख भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद। अब ये जो लिखा गया है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, ये जो है हम भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, पढ़ने की जरूरत है। आदर्श समाज की कल्पना, अब देखिए अगर आप आदर्श अच्छे समाज की अगर कल्पना करते हैं तो हमको जाति प्रथा को ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। बोला कि बाबा साहेब के अनुसार उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व यानी कि भाईचारा पर आधारित है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आप आदर्श समाज यानी कि एक अच्छा समाज अगर बनाना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हम कहीं भी चल जाए, कुछ भी खा लें, कोई भी कपड़ा पहन लें, कोई भी दुकान से हम सामान खरीद सकते, कहीं का भी पानी पी लें, कोई भी स्कूल में पढ़ाई कर ले, अपने इच्छा के अनुसार। स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। समानता, बराबरी होना चाहिए, जितना अधिकार ब्राह्मण का उतना अधिकार यादव को भी मिलना चाहिए, जितना अधिकार यादव को उतना अधिकार कुम्हार को भी मिलना चाहिए। ये हुआ अच्छा समाज, है ना। और भाईचारा, सब मिलजुल के रहे, ठीक है। तो भातृत्व मतलब भाईचारा होता को वास्तविक रूप में दूध पानी के मिश्रण की तरह होता है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो भाईचारा ही सबसे ज़रूरी है। हमारा देश जो आज विकास करेगा, अच्छा लोकतंत्र होगा, तो कारण क्या है, जब तक भाईचारा नहीं रहेगा, एक दूसरे से तालमेल नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक जो हमारा लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। ओके, आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। मतलब इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, कोई भी काम हो रहा तो पूरे समाज के लिए सही काम हो, पूरे समाज को फायदा हो, ठीक है, ऐसा काम। अगर कोई सरकार का तरफ से कोई काम हो रहा तो सबको फायदा हो, तब जाकर आदर्श समाज हमारा कहला पाएगा, है ना। तो इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा समाज में, जैसे मान लेते हैं अभी तो कुछ सुधार भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार राशन बांट रही है, ठीक है, तो समाज के सभी लोगों को राशन मिलेगा। तो इसी प्रकार जो है आदर्श समाज का विकास हो पाता है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क आने साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। सामाजिक जीवन में जो है, जो भी आबाद हो, मतलब जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे को निपटाना चाहिए मिल करके, और ना कोई भी साधन है, कोई भी मौका है, सबको मिल करके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो लोकतंत्र ऐसा नहीं कि हम जीवन गुजार रहे आज़ादी से। लोकतंत्र बोला भाई आप भाईचारा से रहें, मिल करके रहें, है ना। वही बोला गया कि एक शासन की, लोकतंत्र में केवल शासन प्रशासन नहीं है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, मुख्यमंत्री, इसी को लोकतंत्र नहीं बोलते हैं। लोकतंत्र वो होता है जो लोगों के द्वारा, है ना, लोगों के लिए, लोगों का जो राजा हो उसको बोलते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र बोलता है सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित, मतलब जीवन हमारा कैसे चल रहा है ये लोकतंत्र पे डिपेंड है। जिस देश का लोकतंत्र अच्छा होगा वहाँ के नागरिकों का जीवन भी अच्छा होगा, है ना। और जहाँ के लोकतंत्र खराब है तो नागरिक का भी जीवन खराब है। तो लोकतंत्र अच्छा कब होगा, जब नागरिकों को हर चीज़ मुहैया होगा, हर चीज़ उपलब्ध होगा, ठीक है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, यही बात है। लोकतंत्र में जब तक हम एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म है। मार काट करेंगे, धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो लोकतंत्र खत्म,
है ना। तो लोकतंत्र मतलब हो कि एक दूसरे अपने साथियों के प्रति श्रद्धा हो, उसके प्रति जो अकीदा हो, मतलब लगाव हो, है ना, और सम्मान का भावना हो, इज्जत से उसके साथ पेश आए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस भाषण में हमें क्या बताया? पहले तो बताया भाई जाति प्रथा कितना नुकसान है, जो ऐसा थॉट बना हुआ कि जो जिस जात में उसी जात में रहे, लेकिन इसको खत्म करने की बात की कि हमें एक आदर्श समाज की स्थापना करना है। और आदर्श समाज कैसे होगा? जाति प्रथा को खत्म करके होगा। आदर्श समाज किसको बोलेंगे? जिस समाज में स्वतंत्रता हो, समानता हो, ये सब रहेगा, तभी जो है वो समाज आदर्श बन पाएगा। और लोकतंत्र के बारे में भी बात किया गया कि लोकतंत्र में केवल शासन की बात नहीं बल्कि पूरे नागरिक की बात होनी चाहिए, सबके लिए समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वो आता है इनसे, बाबा साहेब भीमराव यानी कि लेखक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेखक के बारे में अच्छे से पढ़िएगा कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, इनके माता पिता का नाम। वैसे इसमें तो नहीं दिया हुआ है, जितना दिया उतना ही सवाल पूछेगा, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी, ठीक है ना, ये सारी बातें आपको जानना पड़ेगा। कौन सा जो किताबें लिखी, कितने पार्ट में किताबें हैं, ये सारी बातें आपको जानना पड़ेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा गोधुली हिंदी में सबसे ज़्यादा फोकस करना है किस पे? लेखक के बारे में, लेखक पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी कहानी से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 100% में लगभग 90% क्वेश्चन आपको लेखक से पूछता है, बाकी 10% क्वेश्चन पूछता है कहानी से, जो निबंध है, कहानी है, जो भी है, ठीक है, उससे पूछता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहतर से समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। और अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, बेहतरीन से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारा बैच चल रहा संघर्ष बैच, ठीक है ना, संघर्ष बैच चल रहा, संघर्ष बैच जो कि 2027 वालों बच्चों के लिए है, ठीक है, और 10th क्लास के लिए संघर्ष बैच है। और ये जो बैच का प्राइस है मात्र 599। तो देखिए बहुत कम फीस में आपको साइंस, सोशल, मैथ, संस्कृत, गोधुली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी है ना, सारा व्यवस्था इसमें किया गया है, ठीक है ना। आप मुझे कॉल कीजिए और बैच में ज्वाइन हो जाइए। तो चीप एंड बेस्ट आपको बैच मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ की पढ़ाई बेहतरीन से होगी, आपको नोट्स, PDF, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह सारा कुछ इंतजाम है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। बाय।